सिंहासन पंजों और एड़ियों को एक साथ रखते हुए चित्रानुसार एड़ियों पर बैठें। ठोडी को गुहा में स्थित रखें। दृष्टि भुआ के माध्यम से स्थान पर स्थित रखें। मुंह जितना खोल सके खोल कर रखें। जीहा को बाहर की ओर जितना खींच सकते हैं खींचिए। हाथ घुटनों पर रखें। ध्यान रहे कि एड़ियाँ गुदा को स्पष्ट करें। पांव बिल्कुल सीधे और उठे हुए हो ताकि दोनों एड़ियों का परस्पर संपर्क बना रहे। इस आसन के द्वारा ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है। यह मुख, जीहा, जबड़े और गले के संबंधित रोगों को दूर करने में भी सहायक होती है। इनका एक अद्वितीय गुण यह है कि इसे निर्भीकता उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति डरपोक है इन्हें इस आसन का अभ्यास अवश्य करनी चाहिए। इनसे आवाज़ साफ होता है और दृष्टि दोष में भी इसे उपयोगी पाया जाता है। यह आसन से अभ्यास काल में मूत्र संबंधित, जलंधर संबंधित, हृदयावंधित ये सभी विनय प्राणायाम उनके लाभ मिलता है। सिंहासन की प्रशंसा श्रेष्ठ योगियों ने की है। यह वृषभासन धरती पर बैठे जाए और टांगे को दोनों ओर मोड़ कर रखें। दोनों पांव को एक दूसरे के थोड़े से अंतर पर रखें। दोनों हाथों को आगे की ओर इस प्रकार रखें जैसे कि बेल के सामने वाले आगे के खुर होते हैं। श्वास क्रिया समान रहे। लाभ: इस आसन के अभ्यास से श्वास प्रतिक्रिया सुधरती है, थकावट मिटती है। हाथ, बाह, कंधा, जंघा और घुटने सहित संपूर्ण में बल मिलता है। इंद्रियों की चंचलता समाप्त होती है। मन एकाग्र होता है। उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग में भी अच्छा होता है। गोमुखासन: धरती पर इस ढंग से बैठ जाइए कि बाईं टांग गुदा के स्पर्श करती रहे। दाहिनी टांग को भी इसी प्रकार मोड़ की दाहिनी एड़ी बाएं कूल्हे के स्पर्श करे। इस बात का ध्यान रखें कि बाएं पांव सीधा रहे और धरती को स्पर्श करते हुए साथ ही दाहिने पांव की उंगलियां भी स्पष्ट करें। इस आसन से अभ्यास से पांव, घुटने और कमर शक्तिशाली बनते हैं। बाएं और कंधे का विकास होता है। इस आसन की प्रधान और अनोखी विशेषता यह है कि यह फेफड़ों को संबंधित रोग में लाभकारी है। दम्मा और फेफड़े की रोग को ग्रसित रोगों को इस आसन का अभ्यास अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जिस ओर से यह अभ्यास किया जाता है उस ओर की श्वास गति लगभग रुक जाती है, जबकि दूसरे ओर की फेफड़े अधिक शक्तिशाली कार्य करने लगती है। ब्रह्म के देर प्रति अभ्यास का विश्राम करने वाले को फेफड़े को अधिक कार्य करने की स्थिति में लाया जा सकता है। इस प्रकार शुद्धिकरण तथा रक्त संचार की क्रियाओं को प्रारंभ करने की साथ साथ बढ़ाया भी जा सकता है। आवश्यकता से अधिक जीवन दायित्व वायु ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में सांस द्वारा फेफड़े में भरकर सके। इस प्रकार फेफड़े के असंख्य छिद्र को वायु को थैलियां का शुद्धिकरण होता है। वीरासन: ऐसा विश्वास किया जाता है कि लक्ष्मण श्री राम के साथ वनवास में 12 वर्ष तक वीरासन के प्रभाव के कारण ही वन में जागते रहने में सफल हुए थे। जब श्री राम और सीता रात्रि के समय निद्राली होते थे तो लक्ष्मण जागते रहते थे। वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर रखते थे और इसी आसन में खड़े रहते थे। इसी कारण इस आसन का नाम वीरासन रखा गया। बाईं टांग पीछे खींचते हुए धरती पर खड़े हो जाएं और दाएं घुटना झुकाकर रखें। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंधी हो और अंगूठे मुट्ठी से भीतर रखें। दाहिनी भुजा पूरी शक्ति से पीछे की ओर खींची हो और टांग सीधी रखें। बिना आंख झपकाए खुली रखें। यह आसन दूसरे पैर से भी करें। लाभ: इस आसन के अभ्यास से वीरता, शक्ति, साहस, बल और धैर्य की उत्पत्ति होती है। जिसे अधिक नींद आने की प्रवृत्ति हो उन्हें यह आसन का अभ्यास अवश्य करनी चाहिए। निद्रा की प्रवृत्ति का शमन करने के लिए अतिरिक्त यह आसन निर्भरता और शय भी प्रदान करता है। इस आसन के अभ्यास से वीर संबंधित विकार और रोग भी दूर होते हैं। यह कमर का घेरा कम करता है और छाती चौड़ी करती है। पांव, जांघें और बाहें दृढ़ बनाती है। धनुषधारियों के लिए यह अति लाभदायक है। गुप्तासन: पृथ्वी पर इस प्रकार बैठे कि बाएं पांव की एड़ी गुदा को स्पष्ट करे। कूल्हे को उठाए हुए दाएं पांव बाएं पांव के ऊपर इस प्रकार रखे कि दोनों के पंजे बाएं जांघें और पिंडली के माध्यम में आ जाए और
दृष्टिगोचर भी ना हो। बैठने की स्थिति में दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें और सीधा रखें। दाएं पैर का गुद्दा पर दबाव अवश्य पड़ना चाहिए और यह संपर्क स्थिर नहीं होना चाहिए। लाभ: इस आसन के अभ्यास से स्वपन में वीर संकलित और वीर संबंधित अनेक रोग दूर होते हैं। असंशय और अति योनि उत्तेजना का भी शमन होता है। ऐसा माना जाता है कि मूत्रद्वार नली प्रक्रिया को रोग भी यह आसन से अत्यंत लाभदायक है। इस आसन द्वारा निर्बल ब्रह्मचारी प्राप्त किया जा सकता है और वीर दोष, गुदा और प्रजनन के संबंधित रोग से छुटकारा पा भी सकते हैं। संभव है। मत्स्य आसन: सिर को इस प्रकार पीछे की ओर ले जाएं कि सिर का पृष्ठभाग धरती को छू जाए। पीठ कमाल की भांति मुड़ी और धरती से ऊपर उठी रहे। बाएं पांव दाहिने हाथ के पकड़े और दाएं पांव बाएं हाथ से घुटने धरती पर स्पष्ट करें और कमर धनुष की तरह इतनी मुड़े रहे कि शरीर का भार गर्दन के पीछे भाग और घुटने पर ही अवस्थित रहे। लाभ: इस आसन से आँखों के रोग उपचार किया जा सकता है। यह टॉन्सिल, अदिश, गले की अनेक रोगों को भी प्रभावित है। मेरुदंड लचीला बनता है। यह मधुमेह रोगों के लिए भी लाभकारी है और इससे घुटने और कमर की पीड़ा भी दूर होती है। यह आसन श्वास संबंधित रोग को वृद्धि और विकास को रोकने का एक शक्तिशाली माध्यम विषय है। यह जरायु रोग में यह बचा जा सकता है। रजोधर्म नियमित और सामान्य होते हैं। चर्म की शुक्रता दूर होती है। शयन नक्शा का भद्रपन दूर होता है। यही कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कहीं अधिक संख्या में इस आसन का अभ्यास करती है और उन्हें, हालांकि इस आसन से सभी को समान रूप से लाभ मिलता है। चक्रासन: पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को इस प्रकार ऊपर खींचें ताकि प्रत्येक पांव की एड़ी अपनी ओर की टांग के कुल्हे का स्पर्श कर सके। पांव के तलवे धरती से चिपके रहे। हाथों को सिर के दोनों ओर इस प्रकार रखें ताकि कोहनियों की दिशा ऊपर की ओर हो और हथेली और उंगली धरती पर स्पर्श करें। तत्पश्चात शरीर का भार अपने हाथों और पांव पर डालते हुए अपने कुल्हों को पेट को जितना ऊपर उठा सके उठाएं। चेतावनी: इस आसन को सामर्थ्य से अधिक हठपूर्वक नहीं करनी चाहिए। लाभ: इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी बुढ़ापे में भी स्वस्थ और लचीली रहती है। इसमें अभ्यास की पीठ और उदर तली भाग का लचीलापन और हल्कापन बराबर रहता है। योगियों जन इस आसन का अनुसंधान सुधार की है और आवाज़ की सुंदरता को स्पष्ट करने के लिए भी यह उपयोगी है। ऐसा दावा है कि इसकी लचीला ग्रंथि बनती है। सूजन की आवश्यकताएं दूर होती है। इससे त्वचा की आकृति और रंग सुधरते हैं। अभ्यास से नाड़ी तंत्रिक की शक्ति प्रदान करती है। चक्रासन नृत्य कलाकारों के लिए परमोह योगी है। इस आसन के अभ्यास से नाभि मंडल को नाड़ियों का स्थान में ताकत मिलती है और अधिक से अधिक रक्त संचार होने लगता है।